नमस्कार, मैं ज्योति सांगवान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक यानी हरियाणा वासियों तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में लगातार हरियाणा सरकार कर रही है। साथ ही आपको बताएंगे कि सरकार की नई और पुरानी वो योजनाएं जो आपके लिए लाभकारी हैं, जो आपके लिए बनाई गई हैं। प्रदेशवासियों के लिए सरकार की क्या कुछ नीतियां हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं इस बेहद खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। वही हरियाणा सरकार अरावली में जंगल सफारी और इसके साथ ही ट्रैकिंग मार्ग बनाने की तैयारी कर रही है। पहाड़ियों को जंगल सफारी में बदलने के लिए सीएम मनोहर लाल दुबई के दौरे पर पहुंचे हैं। दुबई पहुंचकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कुछ निवेशकों से भी मुलाकात की है। क्या कुछ इस दौरान खास रहा, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में वर्ल्ड का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनाया जाएगा। इसका एरिया 10,000 एकड़ में होगा। सीएम मनोहर लाल दुबई के शारजाह के जंगल सफारी के दौरे पर हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा को पर्यटन हब के रूप में डेवलप करने की दिशा में सफारी पार्क एक महत्वपूर्ण परियोजना साबित होगी। इस सफारी पार्क के बारे में आपको बताएं तो बिग कैट्स के लिए यहाँ पर 4 जोन होंगे। एक बड़ा हर्पेटेरियम एवियरी वर्ड पार्क होगा। शाकाहारी जानवरों के लिए एक बड़ा क्षेत्र होगा। विदेशी पशु पक्षियों के लिए एक क्षेत्र अलग से होगा। एक अंडर वाटर वर्ल्ड, नेचर ट्रेल्स, विजिटर टूरिज्म जोन भी होंगे। बॉटनिकल गार्डन, बायोमैस, इक्वाटोरियल, ट्रॉपिकल, कोस्टल, डेजर्ट पार्क का हिस्सा होंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गुरुग्राम और नूह में सफारी पार्क बनने से अरावली पर्वत श्रृंखला को संरक्षित करने में भी काफी मदद मिलेगी। इसके साथ ही स्थानीय लोगों के रोजगार के साथ साथ आसपास के गांवों में ग्रामीणों को होम स्टे के तहत भी काफी लाभ मिलेगा। सीएम मनोहर लाल दुबई दौरे पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का यह सफारी पार्क राज्य को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण परियोजना साबित होगा। सीएम मनोहर लाल बुधवार को दुबई के लिए रवाना हुए थे। हरियाणा के अरावली में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। अगर इस क्षेत्र में जंगल सफारी आती है तो यह दिल्ली में असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य से राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य तक वन्यजीव कॉरिडोर की रक्षा करने में मदद करेगा। सीएम मनोहर लाल ने पहले ही कहा था कि जंगल सफारी उत्तर भारत में अपनी तरह की अनूठी योजना होगी। दुबई पहुंचकर सीएम मनोहर लाल ने कुछ निवेशकों से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कई परियोजनाओं के बारे में चर्चा की जिन्हें हरियाणा में लागू किया जा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा कि शराफ ग्रुप दुबई के सरफुद्दीन शरफ के साथ सौहार्दपूर्ण बैठक हुई। हमारी बातचीत के दौरान हरियाणा में बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश के अवसरों पर संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा भी कुछ निवेशकों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चर्चा की। हरियाणा सरकार ने हरियाणा के युवाओं को बड़ा उपहार दिया है। एक तरफ राज्य में शिक्षा विभाग ने बड़ी भर्तियां जारी की हैं, बड़ी भर्तियां निकाली गई हैं। दूसरी ओर एचटेट की अवधि को लाइफ टाइम कर दिया गया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के लिए सरकार अहम योजना लेकर आ रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया है, आइए सुनते हैं। शिक्षा के तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, कोई एस्टेट में कोई प्रावधान किया जा रहा है? पहले लगातार मांग की जा रही थी स्टूडेंट्स की तरफ से भी 7 साल की जो वैधता है उसको बढ़ाया जाए, तो ऐसा कोई विचार आपके मन में है? देखिए, पहले उसकी हम घोषणा कर चुके हैं कि उसको हम लाइफ टाइम करने जा रहे हैं और वो प्रोसेस में है और उसको लाइफ टाइम ही करेंगे। कब तक होने की उम्मीद है सर? देखिए, अभी उसके लिए डेट तो नहीं बता सकता, लेकिन जल्दी उसको हम कर देंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि प्रदेश में शिक्षकों की कमी है, अध्यापकों की कमी है, तो उसको लेकर कोई नई भर्ती जो है वो निकाली जाएगी एस्टेट पीजीटी टीचर्स के लिए या फिर टीजीटी टीचर्स के लिए? देखिए, वो हमने निकाल दी और मैंने पिछली बार भी जब आपने बात प्रश्न किया था मैंने बताया था कि 11,000 से ज़्यादा टीचरों की डिमांड हमने भेज दी है और
कल जो कर्मचारी चयन हो गया उसने 7,500 से ज़्यादा वैकेंसियां जो हैं उनकी घोषणा कर दी है, निकाल दी है वैकेंसी। और जल्दी पीजीटी की भी, एचपीएससी जल्दी उसकी भी वैकेंसियां निकालने वाला है। और इसके साथ साथ ही जो हमारी हायर एजुकेशन है उसमें भी हम काफ़ी संख्या में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर जल्दी उसकी घोषणा करने वाले हैं। सर, विपक्ष लगातार ये भी आरोप लगाता रहा है कि प्रदेश में स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। खासकर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से इस प्रकार के दावे किए जा रहे हैं कि प्रदेश सरकार जो है शिक्षा को जो है गर्त में ले जाने का काम कर रही है और स्कूलों को बंद कर रही है। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो गर्त में ले जाने की बात करें, हमारे पास स्टूडेंट बढ़ रहे हैं। पिछली बार भी 3.5 लाख स्टूडेंट हमारे पास बढ़े थे। और जिसको मर्ज करने की बात करें वो झूठ बुकाने का काम कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि एक झूठ को 100 बार। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि वो कह रहे हैं कि 4,000 स्कूल हम बंद कर रहे हैं। 4,000 स्कूल बंद करने का मतलब है हरियाणा के हर 3 गाँव में से 2 स्कूल बंद होंगे। 6,000 गाँव हैं तो हर 3 गांव में 2 स्कूल बंद होंगे। तो मेरा मानना है कि जिन लोगों को बता रहे हैं ना, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने आसपास के 20 गांव का दौरा करें और 20 गांव में पूछें कोई स्कूल बंद होया क्या। और अगर 20 गांव में एक भी स्कूल ना बंद होया तो फिर तो इनका इलाज करना चाहिए ना ऐसे झूठे लोगों का जो झूठ बकाते घूम रहे। हमारा कोई नहीं मर्ज करने का कोई ये अर्थ नहीं है कि हम स्कूलों किसी को बंद करने लग रहे। हमारा ये है कि एक ही परिसर में अगर स्कूल है और वहाँ मान लीजिए 5वीं का स्कूल भी है, 8वीं का अलग है, 10वीं का अलग है, 12वीं का अलग है, अलग अलग हेड टीचर है, 5वीं का हेड टीचर अलग है, 8वीं का हेड टीचर अलग है, या गाँव में 3 स्कूल है उसका 5वीं का अलग है, उसका हेड टीचर अलग है और 8वीं का हेड टीचर अलग। तो उसका हमने कहा कि जो बड़ी क्लास का हेड टीचर है या प्रिंसिपल है वही सारों का मुखिया होगा, सारों का हेड वही होगा। बस इतना परिवर्तन है मर्द में, और क्या था। इतना ही तो परिवर्तन है। उसमें एक संख्या उसकी, एक गाँव के स्कूल जो है उनकी संख्या एक गिनी जाएगी। उसमें वो संख्या अगर आज 14,500 है तो घट के 9,000 हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब स्कूल बंद नहीं है कोई भी, ना ही स्कूल की बिल्डिंग पर कोई फर्क किसी चीज में नहीं पड़ा। सारा वैसे ही चलेगा, सिर्फ हेड टीचर चेंज होगा। हेड टीचर एक होगा, जो मुखिया होगा वो एक होगा, बाकी सारा सारा वैसे ही है। सर, कहीं ना कहीं जो आपकी तबादला नीति है इसको लेकर भी विपक्ष के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि शिक्षकों की कमी है। एक स्कूल में तो पूरे अधिक शिक्षक हो गए और एक में कोई किसी स्कूल में 1 शिक्षक है, किसी में 2 हैं। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है तमाम, चाहे आम आदमी पार्टी की बात की जाए, एनएलडी की बात कर लो, चाहे कांग्रेस की। तमाम जो लोग हैं स्कूलों के सामने जाके इस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं, अभिभावकों भी उस प्रदर्शन में शामिल करते हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल झूठ है और गुमराह करने की कोशिश है। कहीं जरा एक स्कूल का उदाहरण देके बताएं जहां बच्चे कम है, टीचर ज्यादा है। हमने वही पोस्टें कैप्ट की हैं जहां बच्चे कम थे। जहां ज्यादा बच्चे हैं पहले वहां टीचर दे रहे और वहीं हमने टीचर दिए हैं। और जो पॉलिसी बनाई, पॉलिसी में कोई खामी नहीं। पॉलिसी की तारीफ तो सारा देश कर रहा। 16 स्टेट ऐसे हैं जो उसको लेके गए और 17वां भी हमारे पास आया था। उसने भी हमारे से पूछा, वो भी यहाँ से पॉलिसी लेके गए। उन्होंने कहा कि ठीक है हम अपने पहाड़ी एरिया लेकिन हम सुधार करके अपने हिसाब से इसको लागू करेंगे। तो उससे टीचर भी सारे खुश हैं, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। स्वाभाविक ही है, कुछ टीचरों की दूर बदली है क्योंकि मानते हैं। और अब उसमें हर चीज के नंबर है लगे। मान लीजिए टीचर की उम्र है और उसकी बड़ी उम्र है तो उसके नंबर लगे ज्यादा हैं। अगर कोई हैंडीकैप्ड है उसके अलग से नंबर लगे हैं। अगर कोई न्यूली मैरिड है उसके अलग से नंबर लगे हैं। अगर कोई महिला है तो उसके अलग से नंबर लगे हैं। और वो सारे के सारे नंबर लगने के बाद कंप्यूटर में डालकर उससे होता है। किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, सबको पता है कि कोई किसी के साथ पक्षपात नहीं। और पहली सरकारों के टाइम में तो आपने देखा है कैसे लाइन लगती थी और कैसे उसमें भ्रष्टाचार होता था। वो सारा भ्रष्टाचार हमने खत्म कर दिया, भाई भतीजावाद उसमें सारा खत्म कर दिया और हमने ठीक किया। और जहां तक अभी गेस्ट टीचरों की बात है उसकी मैंने ट्रांसफर की थी। वो पहली बार ही ड्राइव में शामिल हुए थे। शायद उन्होंने गलती से वो ठीक से अपनी चॉइस दे नहीं सके, उसकी वजह से उनके साथ होया। लेकिन उसके बावजूद भी हमने सबसे पहले उन्होंने कोई वो नहीं किया। मैंने उनको अपने आप बुलाया, मैंने फोन किया उनकी यूनियन को कि आप अपने आदमी भेजो हमारे साथ हम बात करेंगे। मैंने अधिकारियों को बुलाया, उनके साथ बातचीत की। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों के साथ में भी बैठा और हमारे साथ बातचीत की। उसके बाद स्वयं मुख्यमंत्री जी ने उनकी यूनियन को भी बुलाया के बातचीत, उनकी समस्याएं सारी सुनी। और हमारा पूरा प्रयास ये है कि हम अब दोबारा से उनकी फर्स्ट चॉइस मांगेंगे कि उनके डिस्ट्रिक्ट में उनको स्थान दें। अगर डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो जो आसपास के 2 जिले हैं उनमें जहां भी वो चॉइस करेंगे तो उसके आसपास उनको जगह देंगे। हमारा ऐसा उद्देश्य कोई नहीं है कि किसी को दूर भेजना या उसका कोई दंड देना, उसको इस प्रकार का नहीं। हम चाहते हैं कि सुविधाजनक स्थिति में रहे और ठीक से काम करे, अच्छा काम करे, जो उनका काम है वो सुविधाजनक स्थिति करे। हमारा पूरा प्रयास है।
तो सर, शिक्षा विभाग की तरफ से एक नई स्कीम शुरू की जा रही है, योजना लाई जा रही है सेहत के नाम से। किस प्रकार से बच्चों के लिए प्रभावशाली रहेगी, क्या फायदा इससे बच्चों को होने वाला है? देखिए, ये हम बच्चों का चेकअप 1 साल में 2 बार चेकअप के लिए हमने एक स्कीम चलाई है और मैं समझता हूँ इसका बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि अभी सरकारी स्कूल में जो बच्चे हैं, ज्यादातर ऐसे बच्चे हैं जो अभिभावक जो हैं वो आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं हैं, वो अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं और वो बच्चों पे इतना ध्यान दे नहीं सकते हैं। सुबह सुबह निकल के ध्यान नहीं दिया, और वैसे भी बच्चे भी इस बात की कोई जानकारी अभिभावकों को देते भी नहीं है कि भी उनको कोई इस प्रकार की समस्या, मान लीजिए उनके दांत खराब होने लग रहे तो उन्हें ध्यान ही नहीं है इस बात की, क्योंकि उसमें कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन दांत तो खराब होने लग रहे हैं। आंख खराब हो रही तो उसका कोई ध्यान नहीं है, उस नजर कमजोर रहेगी। तो ऐसी और भी बहुत सी बीमारियां हैं जिसका बच्चों को स्वयं भी पता नहीं होता, और पता भी हो तो वो जिक्र नहीं करते, सोचते हैं हो जाएगा अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा लाभ होगा, जब उनका चेकअप होगा तो उससे वो सामने आ जाएंगी और टाइम से उनका ठीक से इलाज किया जा सकेगा। और मैं समझता हूँ कि ये उन बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी सेहत के ऊपर ही देश डिपेंड करता है। अगर उनकी सेहत अच्छी होगी, देश की सेहत भी अच्छी होगी। तो ऐसा निर्णय जो सरकार लिया बहुत उपयोगी निर्णय, साल में 2 बार चेक हम करेंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे मेरे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले समय में कुछ एक दिन में जो एस्टेट की वैधता है वो लाइफ टाइम कर दी जाएगी, और इसके साथ साथ जिस प्रकार से शिक्षकों की कमी है उसको बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। वहीं दुनिया भर में कृषि कार्यों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। सरकार कृषि क्षेत्र में तकनीकी के उपयोग को लगातार बढ़ावा भी दे रही है। इसमें ड्रोन का नाम भी शामिल किया गया है। ड्रोन की कृषि में उपयोगिता बढ़ाने को लेकर सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसके लिए किसानों और युवाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण देने की योजना तैयार की गई है। देखिए, केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की मनोहर सरकार किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में खेती में नए नए कृषि यंत्रों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसमें अब ड्रोन का नाम भी शामिल हो गया है। ड्रोन की कृषि में उपयोगिता बढ़ाने को लेकर सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए किसानों और युवाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिए जाने की योजना बनाई गई है। इसी क्रम में करनाल के महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय में प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया है। इसमें युवाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा केंद्र से 2 ड्रोन खरीदे गए हैं और कुछ नए ड्रोन और खरीदे जाएंगे। बागवानी विश्वविद्यालय के उप कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने इस संबंध में ड्रोन प्रशिक्षण के लिए सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस केंद्र के प्रारंभ होने से किसानों को निश्चित ही लाभ मिलेगा और उनका कौशल विकास होगा। उन्हें बेहतर जानकारियां और बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा, जिसका लाभ सभी को मिलेगा। प्रोफेसर समर सिंह ने कहा कि किसानों को आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ अब स्थायी रूप से ड्रोन उपलब्ध हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण केंद्र चलाने के लिए कुछ औपचारिकताएं बाकी हैं, जो जल्द ही पूरी कर ली जाएंगी। इसके बाद औपचारिक रूप से यहाँ पर युवाओं को ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण आरंभ हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ड्रोन का उपयोग खेती में कैसे हो, इसके लिए यहाँ इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए ट्रेनर्स की नियुक्ति कर दी गई है। उप कुलपति ने कहा कि इससे ड्रोन तकनीक को बड़ी संख्या में किसानों को हस्तांतरित करने में मदद मिलेगी। इसका उद्देश्य उर्वरकों एवं कृषि रसायनों के छिड़काव के लिए कृषि ड्रोन की उपयोगिता को बढ़ावा देना है। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय ने 2 ड्रोन खरीद लिए हैं और ये दोनों ड्रोन किसानों को खेत पे डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए ही खरीदे गए हैं। कुछ हम इसमें अपने रिसर्च ट्रायल करेंगे। कुछ दवाइयाँ जो रिकमेंड नहीं की गई है उनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए भी कितनी डोज होनी चाहिए। देखिए, मैं किसानों को ये कहना चाहता हूँ कि इसकी एक तो दवाई की एफिशिएंसी इसमें बढ़ती है, स्प्रे एक सार होता है और जो भी हमारे टारगेटेड वीड हैं या इंसेक्ट पेस्ट है उन पर उसका कंट्रोल अच्छा होता है। इसमें पानी की मात्रा भी कम लगती है, 10 लीटर 1 एकड़ में चाहिए
और ये दोनों तरह से ऑपरेट हो जाता है। ये मैनुअल भी काम करता है और ऑटोमेटिक भी काम करता है। पैसे और समय की भी बचत होगी इसमें पैसे की तो बचत होगी क्योंकि इसमें एक तो जल्दी स्प्रे हो जाता है और लेबर, सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें यही होगा कि जो मैनुअल लेबर आज स्प्रे करते हैं उसका उतना फ़ायदा नहीं हो पाता जितना उस दवाई का फ़ायदा होना चाहिए, और इसमें उस दवाई की 30% एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो पैसा इसलिए बचता है। और दूसरा बात, जितना भी हम या एक खरपतवार को नष्ट करना चाहें या इंसेक्ट को नष्ट करना चाहें या किसी दवाई के अगेंस्ट, तो वो अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाता है। अभी तो हम इसमें फ्री में डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं और इस साल लगभग हम 250 डेमोन्स्ट्रेशन का हमारा टारगेट है। तो किसानों के खेत पर 250 डेमोन्स्ट्रेशन फ्री में हम लगाएंगे। उसके बाद फिर हम अपना एक रिसर्च करके और इस पर अनुसंधान करके दूसरी तरह से भी इसकी सिफारिश किसानों के लिए करेंगे। और एक हम काम और करने जा रहे हैं, क्योंकि ये आयोटेक का हमने खरीदा, क्योंकि आज के दिन यही सर्टिफाइड है एग्रीबोट के नाम से। हमने एक यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर जो ड्रोन का है वो उसके लिए हमने अप्लाई किया हुआ है, उसके लिए लाइसेंस मिल जाएगा। और महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी एक पब्लिक सेक्टर में पहली यूनिवर्सिटी होगी सारे इंडिया में जो इस ड्रोन के पायलट तैयार करेगी और उनको लाइसेंस प्रोवाइड करेगी आयोटेक के साथ। हमने क्योंकि MOU साइन किया है, कुछ एक्सपर्ट शोरूम है उनके होंगे, उसके बाद हमारे भी एक्सपर्ट होंगे और हमारे जितने भी एक्सपर्ट हम तैयार करेंगे फिर वो अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। जो पायलट बनेंगे, तैयार होंगे और उनको एक रोज़गार मिलेगा। तो ये इसलिए मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा रोज़गार समस्या को दूर करने के लिए अच्छा साधन है। मैं चाहूँगा कि जो हमारे यूथ हैं वो हमारे पास आके ट्रेनिंग ले और अपना भी खरीद करके वो अपना बिजनेस भी इसमें चला सकें। विश्वविद्यालय के शिक्षा विस्तार अधिकारी सत्येंद्र यादव ने भी बताया कि आने वाले समय में ड्रोन टेक्नोलॉजी कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सूचना प्रौद्योगिकी ने पूरी कार्यप्रणाली को बदल कर रख दिया, वैसे आने वाले समय में ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग खेती के लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। विश्वविद्यालय में खोले जाने वाले ड्रोन स्कूल में युवाओं को ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहाँ कम फीस में युवा ट्रेनिंग लेकर रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें ड्रोन पायलट का सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है जहां ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा ड्रोन की खासियत ये होगी कि खेतों के बड़े एरिया में बीज और कीटनाशक चलाने और कृषि सर्वे में इसका उपयोग किया जा सकता है। सर्वे और जमीन नापने आदि में भी ड्रोन का उपयोग होगा। इन सभी विधाओं में छात्रों को पारंगत किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कृषि के क्षेत्र में तकनीक का बड़ा अहम योगदान है। अभी जो नई तकनीक आई है वो आई है स्प्रेइंग ऑपरेशन के लिए, डिजीज मैनेजमेंट के लिए, एरिया मैपिंग के लिए, उसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि पहले जो हम लोग एरिया की मैपिंग करते थे वो मैनुअल कराते थे, उसमें कई सारी एरर आते थे। उसके बाद अभी ड्रोन से मैपिंग शुरू हो गई है जिससे एक्यूरेसी 100% बढ़ गई है और चीटिंग बिल्कुल बंद हो गई है। उसी प्रकार से अगर कृषि की बात करें तो कृषि के अंदर जो स्प्रेइंग ऑपरेशन थे, जैसे खाद था आपका, उसके लिए स्प्रेडर लगा सकते हैं। दवाई का इस्तेमाल था, वो स्प्रे करना बहुत मुश्किल हो गया था, खास करके जो गन्ने जैसी फसलें थी, पैडी की जो फसल थी या अन्य जो फसलें थी उनमें स्प्रे करना बहुत मुश्किल था और मैनुअली हम किसानों के द्वारा कराते थे, जिससे केमिकल का रिसाव हो जाता था टंकी से और कई तरह की बीमारियां स्किन के ऊपर हो जाती थी। तो अब वो स्प्रे हम लोग एक तो जल्दी कर सकते हैं, 8 से 10 मिनट में प्रति एकड़ आप स्प्रे करा सकते हैं। एक पानी की बचत जो है वो काफ़ी हद तक हो जाएगी। 10 लीटर पानी की मात्रा में इसका स्प्रे कर सकते हैं। काफ़ी सारे किसान बनाए कि शंकाएं हैं कि 10 लीटर में हो पाएगा कि नहीं, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, जब ड्रिप की टेक्नोलॉजी आई थी इजराइल से, तो आप देखो कि हम लगभग 24 लाख लीटर पानी एक एकड़ में लगाते थे एक पानी देने के लिए। अब वही हमारा 1,60,00,000 लीटर हो गया, 1.60 लाख लीटर। तो इसी तरह से जो 150-200 लीटर पानी लगता था, तो 10 लीटर पे आने वाले 3-4 महीने में किसानों को उसके प्रदर्शनी प्लॉट से देखने को मिल जाएगी। तो ये ट्रेनिंग स्कूल खुला है सर, क्या कहेंगे, कितने ड्रोनर कितने उड़ाएंगे? जैसे कि ड्रोन जो है वो अपना एयरक्राफ्ट नियम जो 1934 है उसके तहत गवर्न होते हैं, इनके जो नॉर्म्स होते हैं, तो इनको उड़ाने के लिए पायलट की ज़रूरत होती है। मतलब हर आदमी इसको नहीं उड़ा सकता क्योंकि इसमें कई सारे रिस्क और कई सारे अदर पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसको डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन से अप्रूव्ड पायलट ही उसको उड़ा सकते हैं। तो उन पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए एक ट्रेनिंग स्कूल खोलना पड़ता है। तो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय ने उसकी शुरुआत कर दी है और डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन के एप्लीकेशन भेज दी है और जल्दी ही मुझे लगता है 1.5 से 2 महीने में उनकी अप्रूवल आने के बाद ये शुरू हो जाएगा।
कितने ट्रेनर हैं और यहाँ पर कितने ड्रोन रहेंगे? अभी प्रेजेंट हमारे पास 4 ड्रोन है, 2 हमने लीज पे लिए हुए हैं, 2 हमने परचेज किए हैं जिनका आज प्रदर्शनी किया गया है। और हमारे पास अभी एक पायलट है जो हमारे खुद के पेरोल पे है, एक को पायलट है जो आयोटेक कंपनी की तरफ से हमें उन्होंने असिस्ट करने के लिए दिए हुए हैं। तो ये कह सकते हैं हमारे पास 2 पायलट हैं, 2 पायलट अभी हमारे ट्रेनिंग के करने हैं ताकि 4 पायलट हमारे पास हो जाएंगे आने वाले समय में। नवंबर के महीने में हमारे पास 4 पायलट हो जाएंगे। ड्रोन प्रशिक्षक धीरज ने बताया कि ड्रोन की मदद से 10 मिनट के अंदर ही 1 एकड़ क्षेत्र में कीटनाशक का छिड़काव किया जा सकता है, जबकि इस काम को पेटीनुमा स्प्रे उपकरण की सहायता करने में किसानों को करीब 3 घंटे का समय लगता है। इसके अलावा ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव करने पर समय की बचत होगी और कीटनाशक के शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से भी बचा जा सकेगा। कृषि क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल खेत की मैपिंग और सर्वेक्षण में भी किया जा सकता है। ड्रोन की मदद से किसान खेत की निगरानी कर सकते हैं। इससे किसान कहीं भी बैठकर देख सकता है कि खेत की स्थिति क्या है। कृषि क्षेत्र में आज ड्रोन की मदद से काफी कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि फसलों के विविधीकरण की पहचान, ड्रोन से मैपिंग, ड्रोन से जमीन की उर्वरता क्षमता का पता लगाना, ड्रोन से स्प्रे जैसे कार्य करना आसान हो गया है। ड्रोन की तकनीकी को भी अभी और विकसित किया जा रहा है। तो हमारा जो ड्रोन है एग्रीबोट, ये हम लोग खेतों में स्प्रे करने के लिए हमने बनाया है और ये इकलौता ड्रोन है जो DGCA सर्टिफाइड है और टाइप सर्टिफिकेट इसको मिला हुआ है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। तो ये जो ड्रोन है 10 लीटर स्प्रे करता है 1 एकड़ में और पूरा ऑटोमेटिक रहता है। 1 एकड़ ये करीब 6 से 8 मिनट में कवर कर देता है। तो जो अभी हम लोग इसको किसी भी फसल में इससे स्प्रे कर सकते हैं। तो इसकी दवाई 10 लीटर में ही मिक्स होगी। तो दवाई की कंपनियां जो है आगे आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन दे देंगी इसके बारे में। और इसका जो प्रणाली होती है कार्य करने की, वो ये होती है कि आप जिस खेत में स्प्रे करना चाहते हैं उस खेत के हम लोग पैरामीटर सेट कर सकते हैं, मतलब इसकी बाउंड्री बना देते हैं सैटेलाइट मैप से। तो उससे क्या है कि जो हमने बाउंड्री बनाई है उसी बाउंड्री के अंदर ये स्प्रे करेगा। हम लोग कितनी ऊंचाई से स्प्रे करना है, लाइन जो इसके जाने की दिशाएं हैं उनमें कितनी दूरी बना के रखनी है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें सेटिंग के टाइम सेट कर सकते हैं। फिर इसमें ऑब्स्टेकल रडार भी लगे हुए हैं जो इसको किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी वस्तु से टकराने में इसको बचाती है। तो ये इसको अवॉइड करके अपनी मिशन कंप्लीट करता है जी। और इसकी जो ट्रेनिंग होगी, अभी सरकार ने पायलट लाइसेंस का कंपलसरी कर दिया है। आप बिना पायलट सर्टिफिकेट के इंडिया में ड्रोन नहीं उड़ा सकते। तो उससे क्या होता है, सर्टिफाइड RPTOs होते हैं जो DGCA से जिनको सर्टिफिकेशन मिली हुई है, उन्हीं से आप पायलट सर्टिफिकेट का लाइसेंस लें। और हम लोग अपने ड्रोन पे आपको खुद 1 हफ्ते की ट्रेनिंग देते हैं ताकि आप हमारा प्रोडक्ट यूज़ कर सकें। क्योंकि जब आप RPTO के पास जाओगे, हो सकता है उनके पास कोई दूसरा ड्रोन हो, तो हमारे ड्रोन के लिए हम लोग आपको अलग से ट्रेनिंग देंगे 1 हफ्ते की। वहीं किसानों ने यहां ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने पर खुशी जताते हुए कहा कि जिस तरह से वर्तमान समय में कृषि का स्वरूप बदल रहा है, उससे ड्रोन तकनीक हमारे लिए काफी लाभदायक साबित होगी। उन्होंने कहा कि इससे लेबर और समय की बचत होगी, साथ ही कीटनाशकों का इस्तेमाल भी कम किया जा सकेगा। साथ ही किसानों ने कहा कि परंपरागत खेती के साथ साथ हमें नई तकनीक को भी अपनाना होगा, तभी हम खेती से लाभ ले सकते हैं। सर कागज तो ये सीधा है नैनो यूरिया के लिए, मगर जो बाकी फसल जैसे अब जीरी में मैं तेले की स्प्रे कराना चाहूँ तो कंपनी रिकमेंड कर रही है कि 100 से 150 और कई जैसे कंपनी होगी पैक्सलॉन होगी वो 180 लीटर के आसपास स्प्रे की बात बता रहे हैं। मगर जो ड्रोन में इसमें 10 से 15 लीटर 1 एकड़ में बता रहे हैं स्प्रे का। तो इस बारे में नॉलेज दी जाए कि कौन सी दवाई, कौन सा फंगिसाइड जो इसमें यूज़ हो सके। कि मेरे मन में क्वेश्चन ये है कि जो मेडिसिन या फंगिसाइड मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने पास्ट में 180 लीटर पानी यूज़ हो रहा था, वो 10 लीटर पानी में मेरे खेत को कैसे कंप्लीट कर सकता है? बढ़िया स्प्रे करती है जी। इसमें जो है खर्चा भी कम आएगा किसान के, दवाई थोड़ी डलेगी, एक लेबर की बचत आएगी। इसमें एक तो समय की बचत होगी, बाकी पानी कम लगेगा और हर एक पत्ती पे जाएगा जी इसका, ये सब पे होगा ना। तो बहुत अच्छे तरीका है, ये बहुत बढ़िया संश्लेषण वाला ने निकाला है, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब खेती को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार और मनोहर सरकार की तरफ से करवाया जा रहा है। साथ ही नई टेक्नोलॉजी से किसानों को रूबरू करवाना और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में करनाल के महाराणा प्रताप बागवानी स्कूल में प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल के खोले जाने के साथ ही युवाओं को ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित करना एक सराहनीय कदम है। तो सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में हरियाणा लगातार विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है।
हरियाणा का लगभग हर एक वर्ग सरकार से संतुष्ट भी नजर आता है, क्योंकि हरियाणा सरकार का केवल एक लक्ष्य है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास हो सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।